हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर होंगे। तो फटाफट से आज एक वीडियो स्टार्ट करना था भाई हमें, जो कि हमारा जो है वो होगा क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं जो क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे हॉस्पिटल एरियाज़ के अंदर जो कंडीशंस आती है, या फिर जो जैसे बिल्कुल सिमिलर रियल लाइफ बेस करना चाहते हैं प्रैक्टिस। जैसे भाई कैसे भी कोई एक पेशेंट आए, उसको हमें देखना, डायग्नोज बनाना, उसके सिम्टम्स को देखना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम एक ऐप से हम पूरी तरह से हॉस्पिटलाइजेशंस का जिस तरह से आता है, या रियल लाइफ बेस्ड प्रैक्टिस इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा कि बिल्कुल सिमिलर जिस तरह से केस को हमें देखना होता है या हैंडल करना होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसी तरह से आपको इसमें करना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको इसके अंदर बिल्कुल डायग्नोज जो है अच्छे से बनाना अगर आ गया, तो समझ लो आप बिल्कुल अब तैयार हो जाते हो कि अपने वाइवा या फिर किसी अपने लाइफ में अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो। तो डायग्नोस करना भाई मैं इसमें आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें डायग्नोस किया जाता है, और अलग अलग केस में। तो मेरे से भी भाई कुछ गलतियां होंगी, तो हम फिर भी रैंडमली कोई भी चीज़ को पिक करेंगे और उठाएंगे, और उन चीज़ों से क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, उनको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कहाँ तक हमने डायग्नोस किया है और कितना हमने डायग्नोस किया है। तो फटाफट से चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से केसेस हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कैटेगरी में आता है वो रिससिटेशन बे, यानी कि जो कंडीशंस इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ईएमएस केसेस को कैसे देखते हैं, अडल्ट फास्ट ट्रैक को कैसे देखते हैं, ट्रॉमा बॉय मतलब कि जो ट्रॉमा केसेस होते हैं उनको कैसे देखते हैं, पेडियाट्रिक को कैसे देखते हैं, और इन पेशेंट फ्लोर यानी जो पेशेंट फ्लोर्स में रहते हैं उनको कैसे देखना है। तो चलिए फटाफट से पहले हम शुरुआत करते हैं रिससिटेशन बे से। सॉरी गाइस। तो उस चीज़ को हम पहले एक एक करके देखेंगे, और इनके अंदर भी हमारे बहुत से लेवल्स है। देखो 239 लेवल है टोटल। तो रिससिटेशन बे के अंदर यानी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर 239 कंडीशन यानी 239, ठीक है, आपको ये केसेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इन केसेस को अगर समझ लो आपने डायग्नोस करना सीख लिया, तो भाई हॉस्पिटल एरियाज़ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप फटाफट सबका जवाब दे दोगे, और क्या आपको इंटरवेंशन लेना है, किस कंडीशन में कितना इंटरवेंशन और किस तरह से इंटरवेंशन लेना है, डायग्नोस करना है, सिम्टम्स को रिलीव करना है, सुटेबिलिटी कितनी होगी तुम्हारी, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम लेवल 1 में चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई लेवल 1 ठीक है, जो COPD विद चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी ब्रीथ, इसके बारे में बताना है हमें, और इस कंडीशंस को हमें सॉल्व करना है। तो भाई फटाफट से देखता हूँ। और इसके अंदर भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है कि AI पेशेंट मिलता है। आप बिल्कुल सिमिलर पेशेंट से बात कर सकते हैं, और पेशेंट्स को एकदम उस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से आप रियल लाइफ में बात करते हैं। तो पहला केसेस आया है, EMC रिपोर्ट क्या है हमारी, 68 ईयर का ओल्ड मेल पेरेंट्स, हाँ, मैं प्रेजेंट्स विद द लेफ्ट साइड चेस्ट पेन एंड shortened of breath that began 4 hour ago. ओके, ट्राइजेशनस क्या कह रही है हमें, पेशेंट रिपोर्ट acute onset left sided पेन, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, विद SOB, हिस्ट्री ऑफ COPD कंडीशन था पहले पेशेंट को, हाइपोक्सिया है, अराइवल डायरेक्ट टू रिससिटेशन, ठीक है, अराइवल डायरेक्ट टू रिससिटेशन में आया है वो। तो चलो भाई फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और पहले मैं एक बार कंडीशन ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो भाई थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चीज़ें इसमें क्या कहाँ कहाँ होती है और किस किस जगह पे प्लेस है। फिर कल से जो है हमारी वीडियो जो है वो फास्ट होगी और थोड़ा कम सेकंड का होगा। तो ये हमारा भाई वेंटिलेटर, ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है, ये हमारा जो है भाई डिफिब्रिलेटर है। इस जगह पे यहाँ पे हमारी भाई टेबल मिलती है जिसमें दवाई वगैरह रहेगा, ये मॉनिटरिंग है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ देख सकते हो आप ऑक्सीजन। उसके बाद पेशेंट यहाँ पे हमारा लेटा रहता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएट, यहाँ आपको डायग्नोस करने को मिलेगा, कौन सा डायग्नोस कैसा है वो चीज़ दिखेगा इसमें। स्टेबिलिटी, स्टेबल करना होगा पेशेंट को, एग्जामिनेशन, और पेशेंट से आप यहाँ बात कर सकते हो। और भाई इधर हमें अटेंडेंट फिजिशियन मिलता है कि अगर भाई तुम कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ों को यहाँ पे हेल्प मिलेगा इसके थ्रू। और नर्स अलग से हमें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जो आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस मिलेगी, इंटरवेंशंस मिलेगी, कम्युनिकेशन कर सकते हो आप अदर डॉक्टर से अगर वो कंडीशन समझ में नहीं आ रहा, या रेफर यूनिट तुम्हें करना है तब, और हैंड ऑफ लास्ट में। तो फिर चलते हैं भाई फटाफट से, अब करते हैं रिसॉल्व। पेशेंट से पहले हम बात करेंगे, पेशेंट किस तरह का है उस चीज़ों को हम पहले पेशेंट से ही शुरुआत करेंगे। तो मैंने भाई मॉनिटरिंग ऑन किया, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लैग कर रहा है गाइस, एक सेकेंड। तो गाइस रिसॉल्व हो गया मेरा। तो मैं फटाफट से पेशेंट्स कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ, और पेशेंट से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा कि पेशेंट जो है यहाँ पे कंडीशन में आया तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ बिल्कुल हम AI की तरह बात करेंगे, AI इससे बात करेगा, लेकिन ये बिल्कुल आपसे उस पेशेंट की तरह बात करेगा, जो आप उससे पूछोगे वही आपको ये बताएगा, वही आपसे ये करेगा बातें। ठीक है, तो फर्स्ट पेशेंट ने आया पेशेंट ने मेरे को लिखा, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर दूँ।
हाँ, तो थैंक यू फॉर द सीइंग मी टुडे। ओके, तो मैं यहाँ पे इनसे पूछूंगा, मैं पूछता हूँ, 1 मिनट। हाउ यू आर फील नो। तो ये फटाफट से मैं टैप करके भेज देता हूँ, पेशेंट कैसा फील कर रहा है अभी। तो पेशेंट बता रहा है, आई एम फीलिंग रियली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड माई चेस्ट हार्ड, इट्स बीन हार्ड टू कैच माई ब्रीथ सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी से उसका मतलब ये चीज़ें बोल रहा है वो कि फीलिंग रियली शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगा है इसका, और चेस्ट भी इसका थोड़ी पेन देने लगा है। ठीक है, और ठीक है, ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा हार्डली वो कैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मच टाइम स्टार्ट। सॉरी गाइस, ये बार बार पता नहीं मेरा ये लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है। तो हाउ मच टाइम ऑफ सिम्टम्स अक्कर। ओके, तो मैंने इनसे पूछा, और फटाफट से पूछने के बाद यहाँ पे भी उसने बताया, आई स्टार्टिंग फीलिंग दिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन इन मॉर्निंग वाइल आई एम वर्किंग टू ऑन माई कंप्यूटर। ओके, तो ये भाई कंप्यूटर में वर्क कर रहा था, उसी के बाद ये चेस्ट पेन उसका स्टार्ट हुआ, और कंसिस्टली ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, एनी हार्ट, सॉरी गाइस, एनी हार्ट अटैक हिस्ट्री, एनी हार्ट रिलेटेड इशू। मैं भाई पेशेंट से ही पूछता हूँ, और पेशेंट बताता है, आई डो नॉट हैव सम चेस्ट पेन एंड शॉर्टन ऑफ ब्रीथ बट आई हैव टू विद एनी हार्ट प्रॉब्लम बिफोर द। ओके, पेशेंट को पहले का भी कोई हार्ट पेन या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछता हूँ यार, कि अगर स्मोक वगैरह ये बंदा लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्मोक लेने के कारण भी टीबी या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जो चेस्ट पेन या फिर कई बार शॉर्टन ऑफ ब्रीदिंग का कारण बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं इससे पूछता हूँ, यू आर टेक स्मोक, क्योंकि भाई बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं ना ओल्ड एज में, कि स्मोक लेना बड़ा स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसके कारण ये उसके लंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। तो भाई ये देखो बोला इसने, यह आई स्मोक अबाउट अ पैक ऑफ सिगरेट। ओ माय गॉड, एक पैक ही सिगरेट का ये पीता था एक दिन में। तो भाई अब देखते हैं इसको प्रॉब्लम क्या हुआ है आखिर, और फटाफट से इसका हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और एक बार हम एग्जामिनेशन करेंगे इसको। अब भाई हम एक बार एग्ज़ामिनेशन करते हैं पेशेंट्स को, सारे एग्ज़ामिनेशंस हम ले लेते हैं, हैंड्स, नेक, कार्डियो, पल्मनरी, एब्डोमेन, जीयू, बैक, मसिंग, स्किन, न्यूरो एंड साइकोलॉजिकल। तो हम ये सारे के सारे एग्ज़ामिनेशन कर लिया, और इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे आ जाता है गाइस। तो इसमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं सिवाय हार्ट के रिलेटेड। तो एक बार मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, डेमोनिक, फेरिफरल एंड नोमोसेफेलिक। ओके, देयर विज बी। तो भाई ये सारा आपको एक एक करके रीड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो सारा कुछ देखने को यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ओके। तो टेकिकार्डिया रेट है, रिदम जो है नो मर्मर, रब्स, कोलैप्स्ड। ओके, ठीक है, एक्सपिरेटरी। तो यह सारा रीड आपको करना है। ठीक है, रीड करने के बाद यहाँ से हमें कोई भी अगर अब नॉर्मेलिटी मिलेगी तो उसके मतलब एविडेंस के बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाता है पेशेंट्स को अभी भी रिससिटेट करने के लिए। ठीक है, और फिर यहीं से भाई हमें स्टेबलाइज में क्लिक करना है, और यहाँ से हमें पेशेंट्स को देखना है कि भाई उसका मॉनिटरिंग देख के, उसकी वैल्यूज़ देख के, फिर यहाँ से हमें एक बार जो भी उसको अभी ज़रूरत है जिस भी चीज़ की, तो उस चीज़ को हमें उसका फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हार्ट रेट्स दिखा रही है 122, काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेट है। ठीक है, ऑक्सीजन भी उसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, मतलब कि 84% है। बीपी भी डाउन है, तो फटाफट से हम आईवी को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बीपी को मैनेज करना है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे उसको सेकंड आईवी भी लगाएंगे, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑक्सीजन में मैंने पहले इसको दिया भाई नॉन ब्रीदिंग मास्क दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फ्लूइड दिया इसको, कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से क्या हो, दोबारा से अपने ब्लड प्रेशर को हम क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। तो भाई पहला डिमांड है हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, हम पहले ब्लड प्रेशर को उसका बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम डायग्नोस पे भी जाएंगे। ठीक है, फटाफट से मैं उसको नॉर्मल सलाइन और लैक्टेट रिंगल दे देता हूँ, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और सेकंड आई भी लगाता हूँ मैं,
और अब फटाफट से अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में उसका, कि इन्वेस्टिगेशन जो है मेरे को कौन कौन सा करना है रिलेटेड टू सिम्टम्स। देन उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो भाई लैक्टेट ड्रिंकर मैंने 4 तो मैंने 1 लीटर सलाइन चढ़ा दी उसको, और लैक्टेट ड्रिंकर चढ़ा दिए। और बीपी जो है भाई अंडर नॉर्मल आ चुका है। तो हम फटाफट से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो भाई अब हम जाएंगे इधर कॉर्नर में, देखो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन कॉलम में क्लिक करने के बाद हम देखेंगे भाई पेशेंट्स के रिलेटेड इशू कौन कौन से हैं। उसके बाद हम इसमें टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डॉपलर टेस्ट करता हूँ भाई, मैं ईसीजी करता हूँ, ठीक है। फिंगर जो भी हमारा शुगर टेस्ट है उससे करते हैं। कार्डियक अल्ट्रासाउंड्स लगाते हैं हम एक बार, ओके। उसके बाद हम लगाते हैं लैब वर्किंग। लैब वर्किंग में हमें लगाना है, एक सेकेंड, आर्टियल ब्लड गैस लगाएंगे, बायोकेमिस्ट्री लगा देंगे। उसके बाद हमारा कैल्शियम लेवल कोगुलेशन भी हम करेंगे। चेस्ट पेन भी हो रहा है उसको, ओके। और डी डाइमर भी करेंगे हम, डी डाइमर को भी हम लगा देते हैं एक बार। और इससे तो भाई मालूम चल जाएगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है क्या नहीं है। प्रो बीएनपी भी हम कर लेंगे, प्रो बीएनपी भी हमारे लिए ज़रूरी है। और ट्रोपोनिन टी भी डाल दिया। तो भाई फटाफट से अदर लैब इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं हम। और यहाँ पे जो है भाई फर्स्ट लो हमें एसिटामिनोफेन टेस्ट करना तो नहीं चाहिए वैसे, चलो सीआरपी कर लेते हैं। कोविड-19 भी टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स एंड पेशेंट्स का जो है यूरिन कल्चर, यूरिन एसिड, हाँ यूरिन एसिड ले लेते हैं और यूरिन कल्चर। तो भाई इमेजिनेशन में क्या आएगा हमारा, इमेज में, ठीक है, जस्ट ले लिया मैंने एक्सरे। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म लेते हैं क्योंकि पेशेंट्स को चेस्ट से रिलेटेड इशू है। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म आना चाहिए। तो देखो भाई ईसीजी आ गया है, और ईसीजी में पहला क्या आया हमारा, सीनस रिदम विथ टी वेव इन्वर्जन इन इन्फेरियर एंड पेरिकार्डियल लीड, ठीक है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे आप टी वेव जो है वो इन्वर्जन आया है, यानी कि हार्ट में इशू तो है, ठीक है। टी वेव इन्वर्जन आया है, यानी कि हम बोल सकते हैं टी वेव अगर आया तो हार्ट इन्वर्जन दे आर साइड में, देखो हाँ। तो हार्ट से इशू जो है भाई गाइस, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक से भी रिलेटेड इशू आ रहा है, यानी कोगुलेशन बनना स्टार्ट हो गया है उसका। तो हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल है, ठीक है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, ये देखो भाई पॉजिटिव आया है। इनहांस्ड टीसी चेस्ट पॉजिटिव सडल पी पेरिकार्डियल एम्बोलिज्म, या वो सॉरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे भाई इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसके वजह से उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्ट एंड ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, और पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है ना। तो फटाफट से चलते हैं, इसको और भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्सरे जो है वो भी हमारा नॉर्मल है, ओके। उसके बाद यूरिन कल्चर भी ठीक है, यूरिन एसिड कोविड-19। देखो भाई प्रो बीएनपी जो हमारा है वो देखो, हार्ट जो है फेलियर में जा रहा है, हार्ट फेलियर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डी डाइमर वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है पॉजिटिव है, जिसके वजह से हमारा डी डाइमर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। 3234 यानी 3234 जो है हमारा वो एनजी पर एमएल गया हुआ है, जो कि 500 तक होना चाहिए। तो डी डाइमर भी बढ़ा, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस पेशेंट को है, ये हमें कंफर्म हो गया। ये हमारा क्या हुआ, डायग्नोज मिल गया। तो भाई इसी जगह पे हमें डायग्नोज को पकड़ना होता है, इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग हमें डायग्नोज को पकड़ना होता है। तो अगर हमने इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से देख लिया और हमने उस चीज़ों को पकड़ लिया, कई बार ये तो भाई ईजी सा लेवल था तो ये हो गया, ठीक है। लेवल तो नहीं, हम केस बोलेंगे, ये ईजी केस था जो हमें साफ़ सुथरा दिख रहा था क्या है क्या नहीं है, इस वजह से हमने इस चीज़ों को पकड़ लिया। तो अब इंटरवेंशन देखते हैं भाई। इंटरवेंशन में इसको मॉर्फिन देंगे हम, चेस्ट पेन थोड़ा सा रिलीव होगा पेशेंट का। और देखते हैं हम एस्पिरिन दे सकते हैं, नहीं पहले तो हम हिपरिन देंगे उसको, क्योंकि भाई एम्बोलिज्म हो रहा है, ठीक है। हिपरिन दे दिया हमने उसको, सेडेशन में मॉर्फिन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और भी, एपिनेफ्रिन वगैरह तो नहीं देंगे, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसके कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हाँ ठीक है। ट्रेंड पे वो बढ़ा हुआ है, प्रो बीएनपी और डी डाइमर बढ़ा हुआ है, तो हाँ ठीक है। ये तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं अब क्या क्या हो सकता है इसमें, और हम क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। पहला हम यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन देंगे जिससे कि हाँ पेशेंट थोड़ा बीपी को मेंटेन रखेगा। बीपी को मेंटेन रखने के लिए हमने इसको दे दिया। और हम कुछ देंगे। अब हमें यहाँ से भाई कम्युनिकेट करना है, जो कंडीशन निकाला है हमने या जो भी हमने डिफरेंशियल बनाया है, तो फटाफट से भाई एक बार हम कम्युनिकेट करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट से। पल्मोनोलॉजिस्ट क्या कह रहा है हमारा, गिवन द पेशेंट हाइपोक्सिक एंड कंडर टू ब्रॉड डिफरेंट इंक्लूडिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बता रहा है ये, निमोनिया बता रहा है ये, इंडस्ट्रियल लंग्स डिजीज़ बता रहा है ये, कार्डियक ईटियोलॉजी बता रहा है, ठीक है।
कार्डियक ईटियोलॉजी के कारण ये चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें हुआ है। ठीक है, हमने ये चीज़ें मालूम पहले कर लिया है, तो एक जने से हम और कांटेक्ट कर सकते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट से है, वो हम अभी करेंगे। तो अभी यहाँ देखो हर चीज़ जो है अभी मेंटेनिंग में आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें मेंटेन में हो चुका है। तो मैं इसके जगह ऑक्सीजन जो है वो 96 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मुझे हाई सेचुरेशन वाला वो देना होगा। ओके, ठीक है, मैंने हाई ब्लड फ्लो वाला उसको नेज़ल प्रोंग लगा दिया, तो जिससे कि उसका 100 O2 जो है वो अब मेंटेन कर रहा है पेशेंट। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ तो दे दिया है भाई। अब फटाफट से देखते हैं और भी एक बार कम्युनिकेट करके कार्डियोलॉजिस्ट से। यहाँ पे मैं एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया, तो कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहा है कंसर्न टू द BNP एलिवेट है, पोटेंशियली कॉन्स्टिट्यूट विद राइट स्ट्रेनिंग करना है। ओके, चेस्ट एक्सरे डज नॉट टू शो पल्मोनरी एडिमा। ओके, कैन यू पेशेंट आउट ऑफ, ठीक है। ओके, तो पेशेंट्स को भाई ये सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है, क्योंकि जो इसका BNP है वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेट है। तो हम फटाफट से एक बार डायग्नोस को ये कर देंगे, पुट डाउन कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम पेशेंट को हैंड ऑफ कर देंगे जो जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, या फिर इसको हम ICU में सेंड कर देंगे। हैंड ऑफ में क्या क्लियर करेंगे हम, एडमिट टू ICU एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और फटाफट से मैं इस केस को फिनिश करता हूँ। तो भाई देखते हैं हमारा स्कोर क्या आया है। भाई ओवरऑल स्कोर जो है हमारा 93.3% आया। ठीक है, 93.3% आया। तो भाई मैंने यहाँ पे जो है आपको सबसे अच्छी चीज़ अब यहीं पे ध्यान रखनी है। अगर आपका केस बार बार ठीक नहीं जा रहा तो आपको यहीं ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा। डिस्कशन मिल जाएगा, एग्जामिनेशन मिल जाएगा, स्टेबलाइजेशन पेशेंट को आपने कितना किया वो मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसा किया वो मिल जाएगा, इंटरवेंशन कैसा लिया वो मिल जाएगा, और कम्युनिकेशन कैसा किया वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट माइनस में भी जाते हैं भाई, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना। और यहाँ पे हमें टोटल डिस्कशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि भाई मैंने कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगाई, तो आप रिवील आंसर करेंगे। आंसर रिवील करते ही आपको यहाँ पे सब पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या, नॉन ब्रीदिंग मार्क्स हमें ये लगाना था, नॉन ब्रीदिंग मार्क्स लगाना था। तो जिसका कि 50 से 70% फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लगाना था। तो हमने एक चीज़ें ये नहीं लगाई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। वैसे ही हम दूसरी चीज़ों में कनेक्ट करेंगे। सॉरी गाइस, ये दोबारा से वही खुल गया मेरे से शायद, तो मैं एक बार बैक जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वही मेरे से दोबारा से खुल गया। मैं बैक जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इन्वेस्टिगेशन में मैंने क्या क्या छोड़ा और कौन कौन सी चीज़ें मैंने अननेसेसरी की वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि ECG मैंने ठीक किया, ट्रोपोनिन, CT, एक्सरे, ठीक है, ये सारी चीज़ें किया। अल्ट्रासाउंड कार्डिया ये भी ठीक किया। अल्ट्रासाउंड लंग्स मैंने नहीं किया, तो ये चीज़ें मेरे को करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और नीचे भी आपको दिखा देगा कि क्या अननेसेसरी था जो हमने किया। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी अननेसेसरी थी। लीवर फंक्शन, CRP, एरिथ्रोसाइट्स, ये सार मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे इसके लिए डाउट के लिए डॉक्टर कराता ही है। अगर आप हॉस्पिटलाइज रहोगे इस तरीके से तो कराता ही है, लेकिन अननेसेसरी है, क्योंकि इस कंडीशंस में देख के पेशेंट का हमें ये चीज़ नहीं करना था। हमें पहले बड़ी बड़ी चीज़ें कराना था, उसके बाद हम छोटी मोटी चीज़ों पे जाते। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही थी हमें, उन चीज़ों को पहले देखना था। तो भाई तीसरा देखा हमने, थ्रोम्बोलाइसिस हमने नहीं किया। सबसे ज़रूरी थिंग, मैंने थ्रोम्बोलाइसिस इसमें नहीं किया था पेशेंट को। ठीक है, जिसमें कि भाई थ्रोम्बिंग बन रहा था, तो हेपरिन तो मैंने दिया था, लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस मैंने नहीं दिया था, एल्टीप्लेज वगैरह। तो ओके ठीक है, और कम्युनिकेशन भी मैंने ठीक ठाक किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा डिटेल डिस्कशन के बारे में। और यहाँ है भाई डिटेल्ड डिस्कशन। अब यहाँ पे आपको अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया आपने, तो भाई समझ लो इस केस को अगर आप नहीं भी देख पाए हो अच्छे से, या नहीं परफॉर्म कर पाए अच्छे से, इस चीज़ से आप पूरे तरीके से परफॉर्म कर लोगे। यहाँ आपको स्टार्टिंग के डायग्नोस से लेके, एक मिनट गाइस, हाँ, स्टार्टिंग के डायग्नोस से लेके आप एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने क्योर्ड आउट किया, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कशन यहाँ मिल जाएगा कि पेशेंट का डायग्नोस आपको क्या क्या हो सकता है, पेशेंट की पॉसिबल डायग्नोस क्या होंगे, कौन कौन से डायग्नोस बनेंगे, या पॉसिबल डायग्नोस से आपको कैसे उठाना है, या फिर किस तरह से टेस्ट को भेजना है। उन टेस्ट के आने के बाद आपको इंटरवेंशन क्या लेना चाहिए था, इंटरवेंशन लेने के बाद कम्युनिकेट किसको करना चाहिए था। ठीक है, तो उन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है। तो भाई ये सबसे बेहतर ऐप है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब इस चीज़ को यूज़ करें और अच्छे से ट्राई करें। तो भाई चलो मिलता हूँ भाई, विदा लेता हूँ आपसे। और भाई ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई सपोर्ट करना। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।